हेलो हेलो फ्रेंड। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था के भाग 2 में हम चर्चा करेंगे हमारे आगे की बात। ठीक है, तो इस क्लास के अंतर्गत आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। आज के लेक्चर के अंतर्गत हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था। क्या देखने वाले हैं? पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, भारत में पंचायती राज का विकास कैसे हुआ और उत्तरकाल में क्या था। ठीक है ना, प्रत्येक आधार पर हम बात करेंगे और फिर अंततः हम देखेंगे हमारा 73वां संविधान संशोधन। कि 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार लाया गया, और साथ ही साथ हम बात करें 1996 के पैसा अधिनियम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज। देखिए, प्रशासन की यदि हम बात करें कि जब हम बात करते हैं कोई भी शासन एक व्यवस्था की बात करते हैं, देखिए दो प्रकार से हमारी व्यवस्थाएं काम करती हैं। एक व्यवस्था जिसे हम कहते हैं क्या, केंद्रीकृत व्यवस्था। क्या कहा जाता है? एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीकृत व्यवस्था। क्या है यह? केंद्रीकृत व्यवस्था। जब हम केंद्रीकृत व्यवस्था की बात करते हैं, हम यह देखते हैं कि हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें सभी जगह या हम ये कहें प्रशासनिक इकाई क्या है, केंद्र पे होती है। इस प्रकार से वर्क करते हैं, यानी शासन कहीं का भी हो, यदि केंद्र से उस शासन को क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। दूसरी व्यवस्था जो हम बात करते हैं विकेंद्रीकृत व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था क्या है फ्रेंड? जिसे हम कहते हैं विकेंद्रीकृत व्यवस्था। विकेंद्रीकृत व्यवस्था क्या होती है? विकेंद्रीकृत व्यवस्था। दूसरा क्या है हमारा? विकेंद्रीकृत व्यवस्था। अब विकेंद्रीकृत व्यवस्था या डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात की जाती है, तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम यह देखते हैं कि यदि जो शासन है, यहाँ से प्रत्येक स्तर पर शासन, फिर दूसरा स्तर होगा शासन का, फिर इसी प्रकार तीसरा स्तर होगा। इस प्रकार से जब शासन को क्या कर दिया जाता है, प्रशासनिक व्यवस्था को विभिन्न स्तरों पर बांट दिया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ कोई एक स्तर है, फिर यहाँ कोई दूसरा स्तर है, और फिर यहाँ कोई तीसरा स्तर, और इन सभी स्तरों के बीच हम ये कह सकते हैं कि यहाँ शासन बटा हुआ कि भाई इसके स्तर के बीच कुछ स्तर होंगे, इसी प्रकार यहाँ पर कोई स्तर होंगे, इसी प्रकार यहाँ पर कोई स्तर होंगे। तो इस प्रकार से जब शासन व्यवस्था चलाई जाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहते हैं। और पंचायत इन्हीं में से एक उदाहरण है। हमारा विकेंद्रीकृत व्यवस्था का पंचायत सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें हम यदि देखें, देखिए हमारा पंचायत कहाँ काम करता है? ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ काम करता है? मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। तो इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पंचायत या ये कहें कि ग्रामीण लोगों के माध्यम के द्वारा उन्हीं पर शासन किया जा रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत व्यवस्था जिसे कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड? क्या कहा जाता है? पंचायत व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था जिसे कहा जाता है। अब पंचायती राज व्यवस्था को भी जब हम ध्यान से देखते हैं, तो इस पंचायती राज व्यवस्था में भी हमारे लिए आज वर्तमान में 3 चरण या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का पालन किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में भी हम क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पर भी 3 चरण हमारे पास होते हैं। कितने चरण होते हैं फ्रेंड? 3 स्तर हमारे होते हैं। मूल रूप से हम देखते हैं 3 स्तर। ग्राम पंचायत 3 स्तरीय व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? त्रिस्तरीय व्यवस्था। क्या कहा जाता है? त्रिस्तरीय व्यवस्था। ठीक है। हम यह देखेंगे कि भाई 3 स्तर की व्यवस्था ही हमारे राज्य में या हमारे शासन में क्यों लागू की गई? भाई और भी स्तर हम कर सकते थे या इससे कम स्तर भी कर सकते थे। तो यह हमारा प्रशासन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए फ्रेंड आगे बात करते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था जैसे कि देख, भारत में एक त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचा जो ग्रामीण आधार पर, कहाँ पर? ग्रामीण विकास के लिए केंद्रित है। देखिए मैंने कहा ना कि यदि हम बात किसकी कर रहे हैं, यदि हम केंद्रीकृत की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई केंद्र से शासन जब चलाया जा रहा तो केंद्र का शासन या केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र पर जो नीतियां बनाई गई हैं वह नीति ग्रामीण क्षेत्र पर, या हम कह सकते हैं कि उस भौगोलिक क्षेत्र के अंतिम स्तर पर उसी प्रकार से लागू हो, यह संभव नहीं है। इसलिए हमारे पास क्या है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था को लाया गया। मूल उद्देश्य क्या था हमारा, ग्रामीण विकास हमारा मूल उद्देश्य था, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर विकास की धारा है पूरी होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली। देखिए हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो शासन चल रहा है, यहाँ पर प्रत्येक स्तर पर, यदि हम इसे एक स्तर माने, यहाँ द्वितीय स्तर, और यदि हम इसे, तो प्रत्येक स्तर पर यहाँ पर स्वशासन की स्वयं की इकाई के रूप में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। क्लियर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के माध्यम से, देखिए जो संविधान संशोधन रहा जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था को रखते हैं वह हमारा क्या है, 73वां संविधान संशोधन है। लेकिन 73वें संविधान संशोधन से पहले भी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, क्योंकि यह व्यवस्था ऐसी नहीं कि एक ही क्षण में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। देखिए जब भी कोई व्यवस्था बनती है तो उसका कार्य वह धीरे धीरे रूप में आता है। इसी प्रकार जब बन के तैयार हो गया तो हमने उसे क्या दिया, 73वां संविधान संशोधन के रूप में हम जानते हैं। ठीक है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण। लोकतंत्र का आशय क्या है, व्यक्तियों का, यानी कि जिस स्थानीय क्षेत्र के व्यक्ति हैं उसी स्थानीय क्षेत्र के व्यक्तियों के द्वारा जो शासन प्रणाली लागू हो, उस शासन प्रणाली को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र, यानी कि लोगों का तंत्र। और ग्रामीण स्तर पर जब हम पंचायती राज व्यवस्था को समझते हैं तो हम यह देखते हैं वहाँ पर शासन करने वाला व्यक्ति उसी क्षेत्र का व्यक्ति होगा, यानी कि स्थानीय व्यक्ति होगा, यानी कि लोकतंत्र की बात वहाँ पर आ जाती है। क्लियर है। संविधानिक बनाया गया, भाई निश्चित बात है जब लोकतंत्र लाया जाएगा तो संविधान में उल्लेखित तो करना होगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र पर यदि आप किसी भी प्रकार की कोई नीति ला रहे हैं, शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको संविधान में उसका क्या करना रहेगा, उल्लेख करना रहेगा, नियमावली बनानी रहेगी, ताकि हमारा वह प्रशासन एक व्यवस्थित रूप से कार्य कर सके। इसलिए संवैधानिक प्रावधान यहाँ पर रखेगा, और वो संवैधानिक प्रावधान किसमें है, तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत उसे रखा गया। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में पंचायती राज के यदि हम विकास के चरण को देखें तो विकास ऐसी नहीं है कि भाई पंचायती राज व्यवस्था या लोकतंत्र हमारे भारत में 73वें संविधान के अनुसार ही आया, नहीं, ऐसा कतई नहीं है। यदि हम इससे थोड़े से पहले देखें तो लोक मत या जनमत संग्रह पर बात आती है। उसके और बात देखें तो हम ये देखेंगे कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र पर उनका स्वयं का शासन बनाया जाता था, जिसे गांव की पंचायत या पंच कहा जाया करता था। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंतर्गत वह व्यवस्था पहले से ही विद्यमान थी। संवैधानिक दर्जा उसे कब मिला, 1992 यानी 73वें संविधान संशोधन में मिला। तो प्राचीन काल में जब हम बात करते हैं तो देखिए प्राचीन काल का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, चंद्रगुप्त के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, उस पुस्तक में स्वशासन की इकाई यानी स्वयं के शासन की इकाई के रूप में किसका उल्लेख मिलता है, ग्राम पंचायत और गांवों के समूह का उल्लेख यहाँ पर हमें देखने को अवश्य मिल जाता है। और यदि हम बात करें तो मौर्य काल, मौर्योत्तर काल में भी ग्राम का मुखिया किसे बनाया जाता था, भाई वृद्धों की यानी बुजुर्ग लोगों की एक परिषद बना दी जाती थी, और उसी परिषद को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता था, जो कि उस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हुआ करते थे। जो भी निर्णय हुए या कोई संघर्ष वहां पर उत्पन्न हो रहा है तो गांव के जो बुजुर्गों की या वृद्धों की जो परिषद होती थी, वही परिषद उस संघर्ष का क्या करती थी, निर्णय करती पाई जाती थी। तो हम कह सकते हैं वह परिषद क्या थी, आपकी सहायता का काम भी करती है, निर्णय लेने का काम भी करती है, और यह भी एक स्थानीय व्यवस्था के रूप में काफ़ी लंबे समय तक रही। और बात करें यह प्रणाली गुप्त काल में भी हमें देखने को मिल जाती है। गुप्त काल में भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में परिवर्तन किया गया। इस काल में जिला अधिकारी बना दिया गया, यानी कि एक छोटे से क्षेत्र को क्या कर दिया गया, जिला अधिकारी को क्या, विषयपति, और ग्राम प्रधान को क्या कहा गया, ग्रामपति के रूप में जाना गया। किस काल की बात कर रहे हैं हम, गुप्त काल की बात कर रहे हैं। यानी मौर्य काल की यदि हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हमने क्या देखा, वृद्धों के द्वारा एक परिषद बनाई जाती और वही परिषद निर्णय लेती थी। वही गुप्त काल में जब हम बात करते हैं तो जिला के लिए क्या बनाया गया, विषयपति को रखा गया,
और जिला के साथ साथ जब हम ग्राम प्रधान की बात करते हैं तो किसा मिलता है हमें, ग्रामपति के रूप में ये हमें वो देखने को मिल जाते हैं। यही जब हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल की स्थिति क्या थी, सल्तनत काल के दौरान भी दिल्ली के सल्तनतों अपने राज्य प्रांतों में विभाजित किए गए थे। जो राज्य थे दिल्ली सल्तनत में वही भी प्रांतों में विभाजित कर दिए गए थे। तो उस पर भी जो चलता था शासन वो किसके द्वारा चलाया जाता था, विलायत के द्वारा चलाया जाता था। गांव के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी, भाई गांव के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों का यहाँ भी उल्लेख हम देखते हैं। यहाँ पर क्या प्रशासन के लिए क्या है, मुकद्दम को रखा गया, यानी कि यदि प्रशासन की बात की जाएगी तो मुकद्दर एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अधिकारी होता है जो प्रशासन से संबंधित निर्णयों में अपनी भागीदारी किया करता था। राजस्व संग्रह के लिए किसे रखा गया, तो राजस्व संग्रह के लिए पटवारी मिला करते थे हमें। वहीं पर पंचों की सहायता से विवादों को निपटाने के लिए किसे रखा गया, इसके लिए चौधरी नामक अधिकारी को यहाँ पर रखा जाए। देखिए ये प्रश्न हम इस प्रकार देख सकते हैं, क्वेश्चन यदि आ सकता है यहाँ से किस प्रकार आएगा कि भाई मध्यकाल में प्रशासन के लिए किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, या कौन से व्यक्ति के द्वारा मध्यकाल में प्रशासन के कार्यों को किया जाता था, राजस्व के कार्यों को किस प्रकार के व्यक्ति या किस पद पर व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। इसी प्रकार यहाँ भी आ सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, गांवों में स्वशासन के संबंध में अपने अधिकारी क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियां भी प्राप्त थीं। देखिए जब आप किसी क्षेत्र के अधिकारी, जैसे हमने बात की कि जिला अधिकारी, जैसे हम विश्वपति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जिला अधिकारी क्या हुआ करता था, जिला अधिकारी। तो जिला अधिकारी क्या है भाई, एक जिले का अधिकारी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक भौगोलिक क्षेत्र का वह क्या है, अधिकारी, वहीं तक है उसके दायरे। ऐसा नहीं कि इस भौगोलिक क्षेत्र का यदि वह अधिकारी है और किसी अन्य भौगोलिक क्षेत्र में यदि वह अपने अधिकारों का पालन करने लगे तो यह क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निषेध, क्योंकि आपके अधिकार यहीं तक सीमित है। आप जिस पद पर बैठे हैं, जिस क्षेत्र पर बैठे हैं, वहीं तक आपके अधिकार हैं। आप कहीं दूर के भौगोलिक क्षेत्र में या दूसरी चीज़ों में हस्तक्षेप ना करें, ठीक है ना। तो ये इस क्षेत्र पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और यदि करते हैं तो निश्चित बात रहती है कि समस्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो शक्तियाँ दी गई वो कहाँ के लिए दी गई, वो सिर्फ इस क्षेत्र के लिए दी गई आपको शक्तियाँ, यानी कि जिस भौगोलिक क्षेत्र पर आप हैं शक्तियाँ भी वहीं तक हैं आपके पास। क्लियर। आगे बात करते हैं, मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली को धीरे धीरे ग्रामीणों ने स्वशासन को नष्ट कर दिया। भाई धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ती है तो मुगल शासन जैसे आया तो उन्होंने अपनी प्रणाली फिर लागू की जाएगी। जैसे जैसे शासन बदलते गए वैसे वैसे प्रणालियां भी यहाँ पर बदलती जाती हैं। पुनः उल्लेखनीय मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का उल्लेख नहीं होता है। किस में बात कर रहे हैं हम, मध्यकाल में बात की जा रही है। मध्यकाल में स्त्रियों का उल्लेख यहाँ पर नहीं पाया जाता था। नेक्स्ट की बात करें विट्रेस काल की, यदि हम बात करें तो विट्रेस काल में तो हम देखते हैं कि जो शासन व्यवस्था रही काफ़ी व्यवस्थित तरीके से उस व्यवस्था को देखा गया। और विट्रेस काल में क्या खास बात रही, देखिए 1870 में लॉर्ड मेयो जो प्रस्ताव पारित किया गया, स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि की गई। किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड मेयो जो रहे थे उस समय, उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव में शक्तियों और उत्तरदायित्व यानी कि अधिकार और कर्तव्यों की बातों में क्या किया गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया या वृद्धि यहाँ पर की गई। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई सबसे पहले शक्तियों में और अधिकारों में, अधिकार और उत्तरदायित्वों में कब वृद्धि की गई, तो हमें ध्यान रखना है 1870 में वृद्धि की गई। किसके अनुसार की गई, तो लॉर्ड मेयो हुआ करते थे और उन्हीं के द्वारा मेयो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था और उसके आधार पर यह क्या किया गया था, संस्थाओं में शक्ति और उत्तरदायित्वों में वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट की बात करें और फिर क्या परिवर्तन, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में, इसके द्वारा लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। देखिए अभी तक हम क्या देखते हैं कि भाई 73वां संविधान संशोधन हुआ, वहीं पर यह ढांचा बना, ऐसा नहीं है।
यह ढांचा यदि हम देखें लोकतांत्रिक आधार पर सबसे पहले किसके द्वारा, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा, हमें याद रखना है भाई, लॉर्ड रिपन के द्वारा यह आया। कब आया, 1882 में आया, जहां पर उस पूरी व्यवस्था को क्या प्रदान किया जाने लगा, लोकतांत्रिक ढांचे के रूप में प्रदान की गई। नेक्स्ट की बात करें, सभी बोर्ड, जो भी बोर्ड उस समय वर्तमान में प्रेजेंट हुआ करते थे, उस समय अस्तित्व में थे, जो बोर्ड उस समय अस्तित्व में थे, उनमें निर्वाचित और गैर अधिकारियों को 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया। कितने, 2/3 बहुमत को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। और वही 2/3 बहुमत आज भी हम अपने पंचायती राज व्यवस्था में देखते हैं। तो यदि यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि कहाँ से आया, तो यह भी 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही हुआ था। और इन निकायों में अध्यक्ष को भी निर्वाचित और गैर अधिकारी वैसे चुना जाना था। कैसे, अध्यक्ष निर्वाचित और वैसे गैर अधिकारी। क्लियर हुआ। यह शासन व्यवस्था आज भी हम देखते हैं कि हमारा जो अध्यक्ष है वह कैसा होता है, उसे हम निर्वाचित करते हैं, और जो और अधिकारी हैं वे कैसे होते हैं, वे चुने जाते हैं। ठीक है ना। इसे भारत में स्थानीय शासन का क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया फ्रेंड, मैग्ना कार्टा के नाम से इसे जाना जाता है। यानी लॉर्ड रिपन के जो प्रशासनिक कानून, प्रशासनिक प्रस्ताव रहे, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, 1907 में स्थानीय स्वशासन में संस्थाओं को CEH हब हाउस की अध्यक्षता में क्या किया गया, केंद्रीकरण पर एक रॉयल कमीशन का गठन करने पर बल दिया। केंद्रीकरण पर, यानी कि यह जो संस्थाएं बनी, इनको कहीं ना कहीं तो वॉच किया जाएगा, यानी कैसे न कैसे इन्हें क्या किया जाएगा, केंद्रीकृत करने के लिए एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया, या उस पर बल दिया कि भाई ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, 1919 में फिर एक प्रावधान आया जिसे क्या कहा जाता है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। क्या था, स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। तो स्थानीय सरकार के विषय थे, देखिए विषय कैसे रहे, एक हम देखते हैं केंद्र के विषय, आज भी वही चीज हम देखते हैं, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची आज भी हम देखते हैं। वहां भी हम देखते हैं कुछ विषय राज्य के हाथ में रहते हैं, कुछ केंद्र के, और कुछ विषय ऐसे रहते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून पारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है कि प्रांतों के अधिकार क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया। कब किया गया, 1919 में किया गया। और क्या कहा गया इसे, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बात करें, इस सुधार में यह अनुशंसा भी की गई कि जहां तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण क्षमता होनी चाहिए। यानी कि जो स्थानीय शासन, यदि हम कहें कि भाई आपने एक स्थानीय शासन या विकेंद्रीकृत निकाय तो बना लिया है, यह आपने एक निकाय बना लिया, सपोज करें भाई यह एक आपका निकाय है जो कैसा है, विकेंद्रीकृत आधार पर आपने इस निकाय को बनाया, लेकिन इसे स्वयं की शक्ति, हम क्या कह रहे हैं, यदि इसे आप स्वयं की शक्ति नहीं देंगे, स्वयं की शक्ति या स्वयं का नियंत्रण नहीं देंगे, तो स्थिति क्या होगी भाई, आपने इसके स्वयं की शक्ति नहीं दी, स्वयं का नियंत्रण नहीं दिया, तो स्थिति क्या होगी, ये तो वही बात हो जाएगी कि भाई सोने के पिंजरे में आपने क्या कर दिया, अधिकारों को कैद कर दिया। चले अधिकार दिए, सब कुछ दिए, लेकिन ऊपर से आपने क्या कर दिया, उसे पैक कर दिया, उसे बाउंड कर दिया कि भाई आपको कुछ भी करना तो क्या सब ऊपर केंद्र से हमें क्या करना है, परमिशन लेनी होगी। तो इस स्थिति में क्या होगा भाई, यहाँ पर यह जो निकाय बनाया गया, क्या यह निकाय एक बहुत अच्छे से प्रशासनिक व्यवस्था को कर पाएगा, कर पाएगा क्या भाई, यह जो निकाय, यदि इस निकाय को आपने स्वतंत्रता प्रदान नहीं की, भाई क्या नहीं किया हमने, स्वतंत्रता इसे प्रदान यदि हम नहीं करें, प्रदान सपोज कीजिए नहीं की आपने, अब नहीं की, तो स्थिति क्या रही, क्या यह निकाय जो बनाया गया, यह निकाय प्रशासनिक प्रक्रिया को अच्छे से कर पाएगा, किसी कार्य को कर पाएगा। कहते हैं ना, यदि आप किसी कार्य को करने के लिए आप व्यक्ति विशेष को यदि फ्री हैंड देते हैं, तो स्थिति क्या रही, कार्य अच्छे से होंगे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या बात आती है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर यहाँ उन्होंने क्या भाई, इनके लिए एक पूर्ण नियंत्रण दिया जाना चाहिए, ताकि भाई अपने स्थानीय क्षेत्र पर एक मजबूत निर्णय लेने के सक्षम हो सके।
क्लियर। आगे बात करते हैं, इन पंचायतों के दायरे ग्रामों की सीमित संख्या ही थे और इनके कार्य भी सीमित रखे गए। यदि यह भौगोलिक क्षेत्र है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में आपने पंचायत का तो यहाँ पर आपके जो निर्णय है, जो अधिकार है, वो इस भौगोलिक क्षेत्र तक ही क्या रहेंगे, सीमित रहेंगे, और आपका जो कार्य है वह भी इस सीमित क्षेत्र में ही आपको कार्य करना है। जिस प्रकार कार्य के प्रति आपको सीमित किया गया, उसी प्रकार अधिकार के प्रति भी यहाँ पर क्या किया गया, इस दायरे में रहकर ही आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कार्य करना है। 1925 तक 8 प्रांतों में, कितने, 1925 तक 8 प्रांतों में पंचायती अधिनियम को पारित कर लिया था। कितने में, 1925 तक प्रांत कितने फ्रेंड, 8 प्रांतों, ठीक है। 1926 में 6 देशी रियासतों ने पंचायती कानून पारित कर दिए थे। कब, 1926 तक। कितनी देशी रियासत, तो 6 देशी रियासतों ने पंचायती कानून यहाँ पर पारित कर दिए थे। स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति दी गई और करारोपण के अधिकारों को कम कर दिया गया। करारोपण यानी कर लगाने की जो प्रक्रिया थी उसे भी क्या कर दिया गया, थोड़ा सा कम कर दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की अवधि, यानी स्वतंत्रता के समय पर किस प्रकार से, देखिए हमने क्या देखा, प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल। अब हम स्वतंत्रता के क्षण पर आ गए हैं, तो उस समय हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद की अवधि में हमारी पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार हमारे सामने 73वें संविधान संशोधन तक पहुंची। तो अनुच्छेद 40, सबको पता है कि भैया अनुच्छेद 40 के अंतर्गत हमारा क्या है, क्या है, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 246 में राज्य की विधायिका को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। पंचायतों को राज्य की नीति निर्देशकों सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद 40 के रूप में संविधान में जगह मिली। अनुच्छेद 40 में देखते हैं ना हम, आर्टिकल 40 के अंतर्गत ही हम पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं। वहाँ पर यदि हम बात करें तो हमारी 11वीं अनुसूची में हम पंचायती व्यवस्था और 12वीं में हम नगर व्यवस्था को देखते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। किसमें, अनुसूचियों की यदि बात करें। स्वतंत्रता के बाद एक विकास की पहल के रूप में, देखिए पहले भी मैंने यही कहा है कि वास्तव में यह जो विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था आई, वह कैसे आई, विकास के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर आई। क्योंकि केंद्र पर हम विकास कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें बिल्कुल अपने यथार्थ स्थिति पर विकास करना, तो निश्चित बात है केंद्र पर बनाई गई नीतियों को कार्यान्वयन यदि हम कहाँ कर रहे हैं, अपने बिल्कुल निम्न स्थिति पर, तो वहाँ पर वो नियम, वो प्रणालियाँ असफल होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम आए, इनके ही बीच में पंचायती राज व्यवस्था के पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का प्रचलन हुआ, वह असफल हुए। उनके बाद पंचायती राज व्यवस्था की बात आई, ठीक है ना। यह पूरा एक, हमें कहते हैं ना, एक सीक्वेंस से ही चला है चीज़ें, और वही सीक्वेंस से यदि हम याद रखेंगे तो निश्चित बात है हमारे मस्तिष्क में पूरी चीज़ें ये क्लियर होंगी कि किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था आज हमारे समाज में या आज हमारे भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाइव कर रही है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद एक विकास पहल के रूप में भारत में अमेरिकी विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर द्वारा, किसके द्वारा, अल्बर्ट मेयर, यह नाम हमें याद रखना है, अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू कई इटावा परियोजना। कौन सी परियोजना, अल्बर्ट मेयर की इटावा परियोजना के प्रमुख प्रभाव के तहत गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1952 की पूर्व संध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किए गए। भाई अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या हुए, किस प्रकार यह आगे बढ़े, या क्या थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या थे कि ग्रामीण स्तर पर या ग्रामीण अंचल का किस प्रकार से विकास किया जाए, किस प्रकार से वहाँ पर शिक्षा को पहुँचा जाए, प्रौद्योगिकी को पहुँचा जाए, वहाँ पर किस प्रकार से विकास की एक लहर आ सके। तो इसके लिए केंद्र से क्या बनाया गया, समुदाय बनाए गए, और उन समुदायों को कहाँ भेजे गए, ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण स्तर पर भेजा गया। वही प्रक्रिया कहलाए, वही कार्यक्रम हमारे क्या कहलाए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहलाए। अब यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस हद तक काम किए वो देखते हैं। इसमें ग्रामीण विकास की लगभग सभी गतिविधियों को शामिल किया गया। जितनी भी गतिविधियां हमारे ग्रामीण विकास पे संभव थी विकास की, उन सभी को सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में शामिल किया गया, ठीक है ना। और साथ ही साथ ग्राम पंचायतों की मदद से लागू किया जाना था। ये पूरा प्लान चल रहा भाई, लागू किया जाना किसकी सहायता से, ग्रामीण पंचायतों की व्यवस्था जो वहाँ पर विद्यमान पंचायत है उनके आधार पर लागू किया जाना चाहिए था।
टीडीपी की विफलता, यानी कि जो हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम रहे वो कैसे रहे, विफलता की कई कारण जैसे नौकरशाही, अत्यधिक राजनीति, लोगों की भागीदारी में कमी, प्रशिक्षण योग्य कर्मचारियों की कमी, यह सारी चीज़ें हमारे वहाँ पर पाई गई। और विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को लागू करने का स्थानीय निकायों में रुचि, क्यों हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहे, क्योंकि देखिए निश्चित बात है, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके घर का जो प्रशासन है वह आपके घर के सदस्यों के द्वारा चलाया जा रहा, लेकिन यदि कोई थर्ड पर्सन आपके घर में आकर ये कहे कि भाई मेरे अनुसार आप चलें, तो स्थिति क्या होगी? निश्चित बात है वहाँ पर व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। जैसे सपोज कीजिए कि भाई किसी घर की व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि वह उसका उठना कितने बजे या उसकी मॉर्निंग कितने, सपोज करते हैं भाई 5 बजे व्यक्ति उठ जाता है। अब विकास के लिए कोई व्यक्ति है, थर्ड पर्सन यहाँ से आपके पास आता है और ये थर्ड पर्सन आपसे क्या कहता है, थर्ड पर्सन का आगमन हुआ, वह कह रहा है 5 बजे नहीं उठना चाहिए भाई, आपको 8 बजे उठना चाहिए। कितने बजे उठना चाहिए? 8 बजे उठना चाहिए। तो स्थिति क्या होगी? आपकी 5 बजे का जो रूटीन है, जो व्यवस्था है, वो क्या हो जाएंगी? अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो ऐसे यहाँ पर भागीदारी में कमी भी यहाँ पर हमने देखी, जिसके कारण हमारा जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम रहा वह कहीं ना कहीं असफल होते नजर आए सरकार के लिए। फिर जब सरकार के लिए वे असफल होते नजर आए तो सरकार के द्वारा बहुत सारे समितियां बनाई गई कि आखिर इस ग्रामीण स्तर का विकास किस प्रकार किया जाए। यह देखने के लिए सबसे पहली समिति हम क्या देखते हैं? बलवंत राम मेहता समिति। कौन सी समिति फ्रेंड? बलवंत राम मेहता समिति। कब आई? तो जनवरी 1957 में। अध्यक्ष कौन रहे? बलवंत राम मेहता जी रहे। इनके द्वारा एक समिति बनाई गई और समिति ने अपने कार्य किया, उन कार्यों को सरकार को प्रेषित किया। और वह कार्य क्या थे वह हमें मुख्य रूप से देखना। तो भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विकास सेवा 1953 के कामकाजों की जांच करने के लिए और उन्हें बेहतर बनाने के लिए जो समिति और जो उपाय और सुझाव दिए उसके लिए समिति की एक नियुक्ति की गई थी। अब इस समिति ने क्या किया? इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? भाई बनी कब थी? जनवरी 1957 में, और 57 में ही इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की। वही बात आ जाती है जैसे कि हमने यहाँ पर जो चर्चा कर रखी है कि भाई ये जो हमारा केंद्र का शासन है, कैसा शासन है? यदि केंद्रीकृत शासन ही रहेगा, कौन सा शासन? यदि सिर्फ केंद्रीकृत शासन रहेगा तो स्थिति क्या होगी? केंद्रीकृत यदि शासन ही रहे, ऐसा केंद्रीकृत शासन, तो इनकी सिफारिश के अनुसार क्या कहा गया कि भाई इस केंद्रीकृत को किस में बदल दिया जाए? विकेंद्रीकृत शासन में बदल दिया जाए। कौन से शासन में? विकेंद्रीकृत शासन में बदल दिया जाए। यानी कि सबसे पहले विकेंद्रीकृत शासन की बात किसके द्वारा कही गई? तो फ्रेंड ये कही गई, क्वेश्चन यदि आता है तो ये कहा जाएगा 1957 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की बलवंत राम मेहता कमेटी के द्वारा। क्या कहा इनके द्वारा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात की, ब्लॉक स्तर पर आपकी पंचायती समिति की बात की और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात रखी गई। यहाँ पर क्लियर? ग्राम पंचायत का गठन प्रत्यक्ष रूप से, ग्राम पंचायत का गठन क्या कहला सा? प्रत्यक्ष रूप से गठन किया जाना, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से करने की सिफारिश यहाँ पर की गई। पंचायती समिति कार्यक्रम निकाय, जबकि जिला परिषद सलाहकारी। पंचायत को क्या बताया गया कि भाई यह कार्यकारी निकाय के रूप में, जिला परिषद को सलाहकार और समन्वय के रूप में और पर्यवेक्षी निकाय के रूप में बताया गया। किसे? आपका जिला परिषद को। जिला परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाए? क्या साहब? कलेक्टर होना चाहिए जिला परिषद के लिए। इसी प्रकार यह नियुक्ति के बताने के उपरांत क्या कहा गया? राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था। राजस्थान की में क्या किया गया? सबसे पहले क्वेश्चन यदि आता है कि सबसे पहले पंचायत का स्थापना कहाँ हुई, तो फ्रेंड कहाँ हुई? राजस्थान। ठीक है ना? राजस्थान में हुई। राजस्थान के भी नागौर जिले के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले हुआ। कब हुआ? तो भाई 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को यह किया गया। राजस्थान के बाद दूसरा क्या रहा हमारा?
तो आंध्र प्रदेश रहा। आंध्र प्रदेश में कब? तो 1959 में, 1959 के अंतर्गत कहाँ किया गया? फिर आंध्र प्रदेश में किया। पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश, यह व्यवस्था अपनाई। दूसरी समिति की बात करते हैं भाई। दूसरी समिति क्या रही? अशोक मेहता समिति। दूसरी क्या रही? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का हुई तो दिसंबर 1977 में, 1977 में हमारी दूसरी मुख्य कमेटी आती है जिसे हम कहते हैं अशोक मेहता समिति। अध्यक्ष रहे हमारे अशोक मेहता जी, अध्यक्ष रहे। इनके द्वारा क्या सिफारिशें रहीं या इस कमेटी की क्या सिफारिश रही? तो इनके द्वारा अगस्त 1978 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और देश में गिरती पंचायत राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिश की। देखिए, जब भी कोई व्यवस्था, कोई निकाय पहले दौर में होता है तो निश्चित बात है वह उतना सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाता, और यही स्थिति हमारी बलवंत राव मेहता की पंचायती राज व्यवस्था की रही। अशोक मेहता ने उसे और पुनर्जीवित करने या मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें प्रस्तुत की। क्या खास थी वो? तो भाई इन्होंने कहा द्विस्तरीय प्रणाली, जिला स्तर पर जिला परिषद के रूप में, मंडल पंचायत जिसमें गांवों का एक एक समूह होता है। ठीक है, आगे ये ने क्या कहा कि जिला परिषद को क्या बताया जाए? कार्यकारी निकाय होना चाहिए और जिला स्तर पर योजना बनाने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। जिला कार्यकारी निकाय और वही योजना जिले के लिए ही बनाने के लिए वह जिम्मेदार होगा। ऐसा नहीं कि जिले या ग्राम की भी आप जिम्मेदारी नहीं, जिले का निकाय, जिले की जिम्मेदारी, क्रियान्वयन पूरा का पूरा जिले के में किया गया। विकास कार्यों को जिला परिषद को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। विकास के जो कार्य, जैसे कि हम कहते हैं ना, एक समय तक जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था रही उसमें क्या होता था, इस प्रकार से चरण काम किए करते थे कि भाई यहाँ पर कोई नीड है तो यहाँ से पहले ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से फिर कार्य प्रारंभ होंगे। इस प्रकार जब तक हमारे पास क्या है, प्रत्येक स्तर पर जो बजट निर्धारित नहीं किया गया तब तक की स्थिति यही हुआ करती थी कि यदि यहाँ कोई कार्य करना है तो उस कार्य की परमिशन कहाँ से आएगी भाई? ऊपर से परमिशन आएगी, फंड आएगा, फिर नीचे से वो कार्य होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने असफलताएं देखी। इसी कारण हमारे पास प्रत्येक स्तर पर यदि भाई यहाँ जो स्तर है यहाँ के लिए भी बजट का निर्धारण किया गया, यहाँ स्तर है तो यहाँ के लिए भी बजट का निर्धारण किया गया और यहाँ जो स्तर है वहाँ के लिए भी एक निश्चित बजट या निश्चित राशि का निर्धारण यहाँ पर किया गया था। आगे बात करते हैं, राज्य मंत्री परिषद में पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति की जाना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण दिया जाना चाहिए और इसी आरक्षण के आधार पर आपने देखा होगा कि महिला आरक्षण भी कई राज्यों में निर्धारित किया गया, SC ST आरक्षण भी निर्धारित किया गया और विशेष दर्जे के आधार पर भी जो आधार रहा वह भी मिलता जा रहा है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी कमेटी आती है GV राव कमेटी। कब आती है? तो 1985 में आती है। अध्यक्ष GV राव अध्यक्ष रहे और इनके आधार पर क्या सिफारिशें रहीं? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने, देखिए संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो GV राव समिति के द्वारा की गई। संशोधन का कौन सा चरण रहा? तो 64वें संशोधन विधेयक 1989 के साथ शुरू हुआ, जिसे राजीव गांधी सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया। लेकिन यह विधेयक जो रहा, उस विधेयक को क्या किया, कौन सी सभा ने? राज्यसभा ने पारित नहीं हो सका। लोकसभा में पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। इसके कारण यह संविधान संशोधन नहीं लागू हो पाया। जिला विकास आयुक्त का पद सृजित किया जाए, इसकी सिफारिश थी भाई GK राव समिति की सिफारिश रही। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए और जिला स्तर पर सभी विकास विभागों का प्रभारी उसे होना चाहिए।
आगे नेक्स्ट समिति जो हमारी आती है एलएम सिंघवी समिति आती है। कब आई? तो 1986 में हमारे एलएम सिंघवी समिति। अध्यक्ष कौन रहे? हमारे एलएम सिंघवी हमारे अध्यक्ष रहे इस समिति के। क्या सिफारिशें इस समिति के द्वारा दी गई? तो इस समिति के द्वारा जो सिफारिशें रहीं, पंचायती राज संस्थानों के लोकतंत्र और विकास के पुनरुद्धार एवं अवधारणा पत्र तैयार किए गए। उस विकास की प्रक्रिया को द्वारा से पुनर्जीवित या पुनरुद्धार के लिए क्या किया गया? सब एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया कि इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से क्या क्या करना चाहिए, उसकी एक पूरी रूपरेखा या अवधारणा प्रस्तुत यहाँ पर की गई। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। देखिए भाई, न्याय के लिए कौन जिम्मेदार होगा? यदि वहाँ की मूलभूत व्यवस्था को आप हटा रहे हैं, उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था ला रहे हैं, तो वहाँ की न्याय प्रणाली कैसे सक्षम हो पाएगी? उसके लिए यहाँ पर बात की गई कि भाई न्याय पंचायतों की स्थापना यहाँ की जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होना चाहिए। देखिए, वित्तीय संसाधन के अभाव में स्थिति क्या हो जाएगी कि विकास होना संभव नहीं हो पाएगा। यदि हम वित्तीय विकास की बात कर रहे हैं तो निश्चित आधार क्या हो जाएंगे कि भाई वित्तीय विकास तो करना है, लेकिन यदि वित्त ही नहीं होगा, यदि वित्त नहीं होगा तो स्थिति क्या होगी भाई? आप कोई कार्य कर पाएंगे? निश्चित तौर पर आप कार्य नहीं कर पाएंगे। वित्त की कमी के कारण बहुत सारी हमारी जो योजनाएं रहती हैं वह अधूरी रह जाती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि वित्तीय संसाधन यहाँ पर बढ़ा देना चाहिए या होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन, उनके कामकाज से संबंधित अन्य मामलों के बारे में विवादों को सुलझाने के लिए प्रत्येक राज्य में क्या बनाना चाहिए? न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। यदि पंचायत के चुनाव के समय पर या उसके पहले किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निर्णय के लिए क्या होना चाहिए? न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना वहाँ पर होना चाहिए, जिससे कि विवाद को यथास्थिति में सुनकर और उस पर एक व्यवस्थित निर्णय दिया जा सकना संभव हो सके। क्या खास रहा? देखो, न्याय पंचायत की बात किसके द्वारा की गई? एलएम सिंघवी के द्वारा की गई। अवधारणा पत्र तैयार किसके द्वारा किया गया? एलएम सिंघवी के द्वारा किया गया। वित्तीय संसाधनों की बात किसने की? तो एलएम सिंघवी ने की। ठीक है ना। न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापन की बात किसके द्वारा की गई? एलएम सिंघवी समिति के द्वारा की गई। नेक्स्ट जो हमारी समिति आती है वह आती है हमारी थुंगन समिति। थुंगन समिति कब है? तो थुंगन समिति अस्तित्व में 1988 में। अध्यक्ष कौन रहे? पीके थुंगन। अध्यक्ष कौन रहे? पीके थुंगन अध्यक्ष रहे। कब आई? 1988 में आई। क्या खास बातें रही? तो नियोजन के उद्देश्य जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए। क्यों लाई गई इसे? कि जो हमारा नियोजन प्रणालियां थी, जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए पीके थुंगन की अध्यक्षता में हमारी समिति बनाई गई, जिसे थुंगन समिति के नाम से जाना जाता है। कब बनाई गई? तो 1988 में समिति आई। क्या किया भाई इस समिति ने? जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। इन्होंने अपने स्तर पर बात की, जो जिला पंचायत है वह अपने क्या होनी चाहिए? धुरी होना चाहिए। इसे जिले में योजना एवं विकास एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। कैसे काम करना चाहिए भाई? इसे जिले में योजना एवं विकास एजेंसी। देखिए, विकास एजेंसी का मतलब क्या होता है कि आगे किस प्रकार की हम विकास के लिए रणनीतियां बनाएंगे, कैसी अवधारणाएं होनी चाहिए, तो इस प्रकार से भी इस एजेंसी को कार्य करना चाहिए। पंचायती राज निकायों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर पहली बार थुंगन समिति के अनुसार हमने कार्यकाल को देखा। तो क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार आ सकता है? क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि किस समिति के द्वारा पंचायत के कार्यकाल की बात की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? थुंगन समिति। कितना कार्यकाल बताया गया? तो 5 वर्ष का कार्यकाल, एक निश्चित कार्यकाल की बात की गई थी। 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की बात किसके द्वारा की गई? तो पीके थुंगन समिति के द्वारा की गई। कब आई ये समिति? तो 1988 में आई ये समिति। अध्यक्ष कौन थे? तो पीके थुंगन इसके अध्यक्ष रहे। एक निकाय के सुपर सेशन की अधिकतम जो अवधि रही वह 6 माह। सुपर सेशन क्या होगा भाई? जैसे हम कह रहे हैं कि 5 वर्ष का कार्यकाल है। कितने वर्ष का कार्यकाल है? 5 वर्ष का कार्यकाल है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल के पहले क्या होना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए। भाई यह कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो खत्म होने से पहले पहले चुनाव हो जाना चाहिए, यानी नए कार्यकाल का पंच की व्यवस्था हो जानी चाहिए।
यदि कोई परिस्थितियां ऐसी हों कि यहाँ पर चुनाव ना हुआ हो, क्या ना हुआ फ्रेंड, चुनाव ना हो पाया हो, चुनाव ना हो पाया हो, तब जो कार्यकाल मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे सुपर सेशन का कार्यकाल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सुपर सेशन कहा जाएगा। जो कार्यकाल कितना बताया गया है कि 6 माह का सुपर सेशन रखा जाएगा। क्या रखा जाए, 6 माह का सुपर सेशन होगा। यहाँ पर इस स्थिति में होगा भाई, इस स्थिति में चुनाव नहीं हुए हैं तो यह पुराना जो कार्यकाल है वे 6 माह तक और अपना कार्य कर सकता है, लेकिन इस अवधि के दौरान उसे क्या करना पड़ेगा, चुनाव कराना होगा। क्लियर हुआ। तो सुपर सेशन की अवधि इनके द्वारा क्या बताएगी कि 6 माह कम से कम आपकी सुपर सेशन की अवधि होना चाहिए। मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर योजना एवं समन्वय समिति का गठन किया जाना। किस स्तर पर, मंत्री की अध्यक्षता में, यानी कि राज्य का जो मंत्री रहेगा उसकी अध्यक्षता में योजना एवं समन्वय समिति का एक गठन करना यहाँ पर सुनिश्चित किया गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट समिति आती है जो हमारी क्या कहलाती है, गॉडगिल समिति कहलाती है। कब आई, तो 1988 में गठन हुआ। अध्यक्ष रहे पीएन गॉडगिल, यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं। इस समिति ने क्या कार्य किए, क्या प्रावधान रखे गए, देखिए इस समिति ने क्या, पंचायती राज संस्थाओं को सर्वोत्तम कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, यह इसका कार्य रहा कि कैसे, यानी कि क्या संशोधन किया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था एक सर्वोत्तम प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो। सबसे अच्छा स्थान रहा तो इन्होंने कहा कि भाई संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। भाई क्या दे दिया जाए, तो हम संवैधानिक दर्जे की बात कहाँ से करते हैं, तो भाई बी.एन. गॉडगिल जो समिति रही कब 1988 में आई, इसने सबसे पहले संवैधानिक दर्जे की बात की। वही पंचायती राज को क्या कर दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। और जो संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है तो निश्चित बात क्या रहेगी कि संविधान में उल्लेखित है ये सारे प्रावधान तो आपको करना ही होगा, ठीक है ना। तो संवैधानिक दर्जे की बात गॉडगिल समिति के द्वारा की गई। और इन्होंने क्या बताया, त्रिस्तरीय प्रणाली ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर कैसी रखी इन्होंने रखा कि भाई ग्राम स्तर, दूसरा क्या बताया इन्होंने, ब्लॉक स्तर, और तीसरा स्तर क्या बताया इनके द्वारा, जिला स्तर। क्या बताया, यह त्रिस्तरीय इनके द्वारा भी प्रावधान किया गया। और क्या खास बताया, तो इन्होंने कहा क्या कर देना चाहिए, इस पूरी व्यवस्था को क्या कर देनी चाहिए, संवैधानिक दर्जा दे दिया संवैधानिक दर्जे की बात यहाँ पर कही गई, संवैधानिक दर्जे की बात यहाँ पर कर दी गई। किस समिति, तो गॉडगिल समिति के द्वारा। कार्यकाल की अवधि क्या निर्धारित की, भाई इनका कार्यकाल क्या रखा, चलो भाई कार्यकाल कितना होना चाहिए, तो कार्यकाल इनके द्वारा 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। क्लियर हुआ। देखिए कार्यकाल की बात यहाँ भी हमने की, यह हमारा तुंगन समिति ने में कार्यकाल हमने कितना, 5 वर्ष की बात की। और सुपर सेशन की बात कितने की गई, 6 महीने के सुपर सेशन की बात यहाँ पर की गई। वही बात यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था में किसके द्वारा की गई, गॉडगिल के द्वारा की गई कि 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, त्रिस्तरीय ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा यहाँ पर दे दिया जाना चाहिए। यदि आप क्या चाहते हैं, सर्वोत्तम प्रभावी संस्था बनाना चाहते हैं पंचायती राज व्यवस्था को। आगे चलते हैं। तीनों स्तरों पर पंचायतों के सदस्यों को सीधे चुने जाने की बात की। कैसे चुने जाने की, भाई तीनों स्तर, जो हमारा ग्राम स्तर है, ब्लॉक स्तर है और हमारा जिला स्तर, यहाँ पर सीधे चुनो आप, प्रत्यक्ष आधार पर डायरेक्ट, ठीक है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया, गॉडगिल के द्वारा कहा गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण। देखिए अभी तक हमने किसकी बात की थी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात की थी, लेकिन यहाँ पर विशेष क्या आया हमारे पास, महिलाओं को आरक्षण, यानी कि गॉडगिल समिति के द्वारा महिलाओं को आरक्षण के लिए भी क्या किया गया, प्रावधान करने की सिफारिश यहाँ पर की गई। विकास के लिए योजनाओं को तैयार करना और लागू करने की जिम्मेदारी होना चाहिए किसके पास, पंचायतों को पास। यदि पंचायत को लगता है, ब्लॉक को लगता है, ग्राम को लगता है, जिले को लगता है कि भाई मेरे जिले में, मेरे ग्राम में, मेरे ब्लॉक में कोई इस प्रकार की योजना आए जिसके कारण यह ग्राम आगे क्या हो सकता है, विकास अवस्था में जा सकता है, तो उसे क्या है, योजना बनाना, तैयार करना, उसे लागू करने की जिम्मेदारी उसे होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर शक्तियों को थोड़ा सा और बढ़ाने की बात की गई। नेक्स्ट, वित्त के आवंटन के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना।
तो राज्य वित्त आयोग की बात भी किसके द्वारा की गई भाई? गॉडगिल समिति के द्वारा राज्य वित्त की व्यवस्था भी की गई। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं पंचायती राज का संवैधानिकरण। देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की हमने समितियां देखी। समितियों से पहले हमने क्या देखा? प्राचीन काल देखा, मध्यकाल देखा, गुप्त काल देखा, ब्रिटिश काल देखा और स्वतंत्रता का काल हमने देखा। फिर हमने पंचायती के लिए विभिन्न प्रकार की जो समितियां रहीं, हमारी बलवंत राम मेहता, अशोक मेहता, पी के थुंगन समिति, गॉडगिल समिति, VN राव समिति, इन समितियों को हमने देखा, समझा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? संवैधानिकरण कैसे हुआ हमारा पंचायती राज व्यवस्था का। तो संवैधानिकरण में हम क्या देखते हैं कि 1991 में लोकसभा में एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया गया। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1992 के रूप में उभरा था। कब? 24 अप्रैल 1993 को इसे क्या कर दिया गया फ्रेंड? लागू किया गया। संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या रही 73वें संविधान की? तो 2 नए भाग जोड़े गए। कौन से आपके भाग जोड़े गए? 9 शीर्षक के अंतर्गत पंचायत, जिसे क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और 9A शीर्षक के अंतर्गत 74वें, ए शीर्षक के अंदर किसे? 74वें संशोधन के रूप में जोड़ा। 2 भाग जुड़े थे, हमें ध्यान है, ठीक है ना। लोकतांत्रिक प्रणाली की मूल इकाई में क्या रखी गई? ग्राम सभाएं, गांव और वार्ड समितियां, नगर पालिकाएं, जिसमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होंगे। यानी कि ग्राम पंचायत के लिए और नगर पालिकाओं के लिए जो वयस्क, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। वयस्क मताधिकार हमारा क्या है कि भाई किसी भी भारत में रहने वाले नागरिक ने यदि 18 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण कर लियो, आयु सीमा क्या कर लियो? पूर्ण कर लिए, तो ये क्या है हमारे यहाँ का? वयस्क हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे और इन्हें क्या मिल जाएगा? मत देने का अधिकार। क्या मिल जाएगा? मत देने का अधिकार। क्लियर हुआ? और इसी अधिकार को यहाँ पर शामिल किया गया है कि ऐसे व्यक्ति ही हमारे नगर पालिका और पंचायत में क्या कर सकते हैं? वयस्क शामिल यहाँ पर सदस्यों को रखा ही है। देखिए मतदाता के रूप में किसे रखा गया? वयस्क सदस्यों को रखा। और वयस्क सदस्य कौन? जिनने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लियो और मत देने का अधिकार, यानी कि पंजीकृत हो। ऐसा नहीं कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली, आपने पंजीयन कराया ही नहीं, अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ाया, तो आप पंजीकृत वयस्क नहीं कहलाएंगे। क्लियर? चलिए, और क्या किया गया? तो 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर, कितने? 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर गांव, मध्यवर्ती ब्लॉक, तालुका, मंडल और जिला स्तर पर पंचायतों को त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 243B के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 243V के अंतर्गत यह व्यवस्था रखी गई। फिर सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाना चाहिए। तो आर्टिकल कौन सा है हमारे पास? आर्टिकल 243C2। देखिए कई बार आर्टिकल डायरेक्ट पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था किसमें? 243B के अंतर्गत। यदि सीटों की बात की जाए तो 243C2 के अंतर्गत रखी गई। अनुसूचित जाति SC ST के लिए आरक्षित सभी स्तरों पर, वहां पर आरक्षण की बात कर दे कि भी आरक्षित होंगे, चाहे आप ग्राम स्तर की बात कर रहे हैं, जिला स्तर की बात कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर की बात कर रहे हैं, तीनों स्तर पर आरक्षित होंगे। महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली कुल सीटों का क्या होगा? 1/3। कुल का क्या होगा? 1/3 होगा। हाँ, आज के समय पर हम देखते हैं तो सीटों का महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ गया है, ठीक है ना। SC ST के लिए आरक्षित 1/3 सीटों भी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी जो सीटें SC ST के लिए हैं उसे को महिलाओं के लिए भी आरक्षित समझा जाएगा, क्योंकि यदि कैंडिडेट ST ST का नहीं मिलता है तो वह सीट किसे दी जाएगी? वह महिलाओं को रहेगी। क्लियर यहाँ तक? आगे बात करते हैं। सभी स्तरों पर अध्यक्षों का 1/3 कार्यकाल महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यानी कि अध्यक्षों की दावेदारी में भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसने अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 243D के अंतर्गत यह आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट, 5 साल के कार्यकाल में समान और कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए निकाय का गठन करना या चुनाव आवश्यक है। जैसे मैंने कहा ना कि यदि चुनाव किसी विशेष परिस्थिति में नहीं हो सकता है तो सुपर सेशन का काल आपको रहेगा, जो कितने रहेगा? 6 माह का आपका रहेगा। नेक्स्ट, विघटन की स्थिति में 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से चुनाव होना चाहिए। 243E के तहत बताया गया है। कितने? यदि विघटन हो, यानी पंचायती जो व्यवस्था है वह विघटित होने वाली है,
तब कितना समय दिया गया, तो 6 माह के भीतर चुनाव होना चाहिए। इस आर्टिकल में दिया है, तो 243 ई के तहत इसे बताया गया है। नेक्स्ट, मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य को स्वतंत्र चुनाव, ऐसा नहीं कि भाई किसी राज्य ने चुनाव करा तो हम भी करना, आप स्वतंत्र हैं, आपका जब समय होगा तब आप चुनाव करा सकते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 243 के अंतर्गत यह बताया गया है। 11वीं अनुसूची 243 जी में वर्णित है विषयों को लेकर बात की गई यहाँ पर। किसमें? 11वीं अनुसूची में विषयों को लेकर कि भाई पंचायत के जो विस्तार हैं, कानूनी द्वारा विकसित संबंध, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए पंचायत स्वयं जिम्मेदार रहेंगी, है ना। वहाँ पर वह विकास की योजना भी बना सकती हैं और उस योजना का क्रियान्वयन भी कर सकती हैं। 74वें संविधान संशोधन में जिला योजना समिति के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करने का प्रावधान किया गया। देखिए 74वें संविधान 73 में पंचायत, 74 में नगर पालिका हमारी आई, ठीक है, जो नगरीय प्रशासन पर हमारी रही। नेक्स्ट, राज्य सरकारों में बजटीय आवंटन, बजट की बात मैंने पहले भी, बजट का एक निश्चित हिस्सा निर्धारित किया गया। कुछ करों को राजस्व का हिस्सा इससे प्राप्त होने वाला कहा जाएगा भाई केंद्र सरकार को, और कुछ हिस्सा कैसे रहेगा आपको? राज्य सरकार को। यहाँ भी बताया 243 एच में बताया गया इसे। पंचायतों और नगर पालिकाओं 243 एक के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों को सुनिश्चित करने का आधार सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक स्तर पर क्या बताया गया भाई? वित्त आयोग की स्थापना की बात की। देखिए जी, यदि आपको वित्त मिलेगा तो निश्चित बात है उस वित्त को किस प्रकार से आपको खर्च करना है, किस प्रकार से, जब कर भी आपको मिल रहा है तो निश्चित कर की जो राशि आएगी वो किस प्रकार से निश्चित करना है। तो एक वित्त आयोग के स्थापना की बात यहाँ पर रखी गई। पंचायती राज निकायों के दायरे में संविधान के 11वें हिस्से में 29 कार्य, कितने कार्यों को रखा गया? 29 कार्यों को। कौन से हैं? जैसे कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, मत्स्य पालन, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे उद्योग रहे, कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, इन सब का कहाँ दे दिया गया भाई? पंचायतें के लिए, यानी 29 कार्यों को रखा गया। पंचायतों की अवधि, वही अवधि के लिए कार्यकाल कितना निश्चित किया गया? 5 साल निश्चित किया गया। तो ये सारी चीज़ हमारी क्या थी? लगभग इतने प्रावधान, जो मुख्य प्रावधान है वह मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब किस समय पर पंचायत अयोग्य हो जाएगी, तो वह भी बातें की गई। अयोग्यता की बात करते हैं, किसी व्यक्ति को पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह किसी भी कानून के तहत उस समय के लिए जब तक राज्य की विधायिका को चुनाव के प्रायोजन के लिए लागू ना कर दे, यानी कि राज्य की जो विधायिका है किसी ग्राम के लिए निश्चित ना कर दे कि भाई आप अपने ग्राम स्तर पर चुनाव कराएं, तब तक नहीं कर सकते। नेक्स्ट, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत हालांकि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा, उसकी आयु क्या है? 25 वर्ष से कम है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या रहे, किस प्रकार से ग्राम पंचायत अपनी आय एकत्र कर सकती है, उसके लिए कुछ प्रावधान रखे। भारत सरकार से प्राप्त अंशदान, अनुदान, ऋण और अन्य प्रकार की निधियां रखी गई। क्या है? राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त चल और अचल संपत्ति से प्राप्त आय, भू राजस्व एवं स्रोत से प्राप्त राशियां, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशदान, अनुदान, ऋणदान, राज्य सरकार की अनुमति से किसी निगम, निकाय, कंपनी, व्यक्ति से प्राप्त अनुदान या ऋण, है ना, दान के रूप में प्राप्त राशियां या अंशदान, सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोत, जो भी सरकार उस वर्तमान समय में निर्धारित कर देती है, उनके द्वारा हमारी पंचायती राज व्यवस्था अपनी आय के स्रोतों को निश्चित कर लेती है। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई 1996 का जो पैसा अधिनियम रहा, उसकी खास बात क्या क्या रही, बात कर लेते हैं भाई इस अधिनियम के बारे में, क्योंकि यह भी पंचायत से संवैधानिक करता है। भूरिया समिति की सिफारिश पर आधारित है। 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में पेशा कानून 15 नवंबर 1922 को लागू किया गया था। पंचायतों से संबंधित संविधान के 9वें प्रावधान, कौन से 9वें प्रावधान में 5वीं अनुसूची जो क्षेत्रों पर लागू नहीं है। हालांकि
संसद इन प्रावधानों को ऐसे क्षेत्रों पर विस्तारित कर सकती है जो इस तरह की आपदाओं, अपवादों और संशोधन के लिए अधीन हो सकते हैं। संसद ने पंचायतों जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, क्षेत्रों के लिए विस्तार किया गया 1996 को लागू किया, जिसे क्या कहा गया, पीएसएस अधिनियम, विस्तारित अधिनियम के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में 2016 है ना। 10 राज्यों में 5 भी अनुसूचित क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। सभी 10 राज्यों ने संबंधित पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके अपेक्षित अनुपालन कानून बना लिए हैं। यानी कि इस पेशा एक्ट को उपयोग करके इन 10 राज्यों ने अपने संशोधन कर लिए हैं। क्या उद्देश्य है भाई इस अधिनियम के? कुछ संशोधन के साथ पंचायतों से संबंधित संविधान को 9 भाग 9 के अंतर्गत जो प्रावधान रखे गए उन प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना। देखिए, अनुसूचित क्षेत्र कौन से हैं? वह क्षेत्र जहां पर विशेष रूप से विशेष जाति पाई जाती है। जैसे मैं कहूँ कोई यह क्षेत्र, इसमें सिर्फ एसटी की एक विशेष जनजाति पाई जाती है, तो इसे हम क्या करेंगे भाई, ये कैसा क्षेत्र हो जाएगा? एसटी विशेष या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हो जाएगा। इसी प्रकार कोई क्षेत्र है जिसमें मात्र हमारे उनसे अनुसूचित जाति रह रही, तो ये अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा। इसके लिए कुछ प्रावधानों को लागू यहाँ पर किया गया। ग्राम सभा को सभी विकास गतिविधियों का केंद्र बना दिया गया। एक उपयुक्त प्रशासनिक ढांचे पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप विकसित करने के लिए यहाँ प्रावधान किए गए। भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र के साथ ग्राम प्रशासन करना, ग्राम सभा का एक सभी गतिविधियों का नाभिक के रूप में बनाने के लिए बात की गई हमारे एक्ट के अंतर्गत। रक्षा करने के लिए परंपराओं और आदिवासी समुदायों के लिए सीमा शुल्क बचाने के लिए विशिष्ट शक्तियों अनुकूलन के साथ उचित स्तर, पंचायतों को सशक्त करने के लिए जनजातीय आवश्यकताएं। देखिए, जब क्षेत्र विशेष में जाएंगे, नियम जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे रिजर्व क्षेत्र हैं, चाहे वो एसटी के हों चाहे एससी के क्षेत्र हों, वहाँ पर व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उनकी कुछ विशेष परंपराएं हैं, कुछ चीज़ें जो विशेष रहती हैं, वहाँ पर हस्तक्षेप ना हो प्रशासनिक प्रणालियों के लिए, प्रशासनिक प्रणालियों के द्वारा। ठीक है। अधिनियम की क्या खास विशेषताएं रही? तो अनुसूचित क्षेत्रों में जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र रहे, उन क्षेत्रों में पंचायत का एक विधान प्रथागत कानून सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, सामुदायिक संसाधनों को पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप होगा। जैसे मैंने कहा कि भाई यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र विशेष में क्या है कि कोई ऐसी जनजाति रह रही है और यहाँ भी हमें प्रशासन करना, यानी पंचायत राज व्यवस्था यहाँ भी लागू करना, तो निश्चित बात है जो पंचायत है वह किस प्रकार से कार्य करने वाली है, वह इस क्षेत्र की परंपराओं, धार्मिक रीति रिवाजों के अनुरूप ही कार्य कर सकती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में लोगों की परंपराओं, रीति रिवाज, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन, विवाद समाधान और विभिन्न प्रकार के इनका संरक्षण करेगी। क्योंकि देखिए, आप विकास के लिए वहां पहुंच रहे हैं, तो जब आप विकास के लिए वहां पहुंच रहे हैं तो निश्चित बात है हमारी मूल चीजों को अस्तित्वहीन आप ना करें, ऐसे प्रावधान यहाँ पर रखेगा। तो जो कार्य करना है आपको हमारे इन नियमों के अंतर्गत ही आप करें। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना प्रबंधन पंचायतों के स्तर को सौंप दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं कार्यान्वयन परियोजना ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा कार्यान्वयन और उठाए जाने वाले पहले अनुमोदन, यानी कि पंचायत को यह अनुमोदन दिया गया कि पंचायत अपने स्तर पर जल की योजना या वहां पर विकास से संबंधित कोई कार्य करना चाहती है तो वह अपने स्तर पर कर सकती है। यह प्रावधान हमारे नियम के अंतर्गत। और क्या खास बात रही? तो भाई अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करते हैं जो उन्हें स्वशासन के लिए संस्थाओं के रूप में कार्य करने पर सक्षम बना देते हैं। देखिए, कोई भी क्षेत्र है, ये एससी या एसटी का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो विशेष पंचायत रहेगी उसे कुछ विशेष शक्तियां दे दी जाएंगी जो आप अपने स्तर पर उस क्षेत्र विशेष पर प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकाय योजना, खैर जी हमने देख लिया, लघु जल निकाय योजना उचित स्तर पर पंचायतों को इसका अधिकार सौंप दिया गया था कि पंचायत एक प्रकार से
यदि इस क्षेत्र में नल की व्यवस्था करना चाहते हैं लघु नलों, तो वह आपके अनुसार कर सकती है। यह पूरा अधिकार किसे सौंप दिया गया था? हमारी पंचायतों को सौंप दिया गया था। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की क्लास, जिस क्लास के अंतर्गत हमने क्या देखा, ग्रामीण विकास से संबंधित जुड़ी हुई पंचायती राज व्यवस्था को हमने विस्तार पूर्वक समझा यहाँ पर, और बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर हमने समझा। हमने पूरा प्राचीन काल को देखा कि प्राचीन काल में हमारी पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार उल्लेखित थी, मध्यकाल में किस प्रकार उल्लेखित थी, ब्रिटिश काल में किस प्रकार उल्लेखित थी, और साथ ही साथ हमने स्वतंत्रता के बाद की परिस्थितियों को समझा, और साथ ही साथ हमने पंचायत से संबंधित जो भी हमारी समितियां बनी उन समितियों के बारे में समझा, और उसके उपरांत हमने पैसा एक्ट को देखा, पंचायतों की किस प्रकार संवैधानिक दर्जा मिला, वह व्यवस्थाएं दी, किस राज्य के द्वारा पंचायत को पहला दूसरा स्तर पर ग्रहण किया या लागू किया गया, पैसा एक्ट को समझा, और पैसा एक्ट के द्वारा पंचायतों पर जो हमारे 2016 के अंतर्गत 10 राज्यों में पैसा एक्ट को अपनाकर पंचायती राज व्यवस्था में जो संशोधन किया गया उस संशोधन को भी हमने समझा, और विस्तार पूर्वक हमने उस संशोधन की विशेषताओं को देखा, और संशोधन के उपरांत जो बातें रहीं उन बातों को भी हमने विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा की। आई होप आप सभी के लिए वीडियो पसंद आता है। वीडियो पसंद आता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उसे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे हमारे ऐप के द्वारा जुड़ सकते हैं, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के द्वारा मुझे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।